मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कि डिविडेंड पॉलिसी में जो भी डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिविडेंड पॉलिसी का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में, राइट। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका क्वेश्चंस है वो आपको बार बार ये रिपीट भी होता है, ये क्वेश्चंस ये पूछा भी जाता है मॉडल्स के बारे में डिविडेंड पॉलिसी के। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकता है। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि लाभांश नीति के विभिन्न मॉडल्स को समझाइए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि लाभांश नीति और फर्म के मूल्य के संबंध को समझाइए। तो हमें डिविडेंड पॉलिसी के और उसके जो फर्म के मूल्य रहेगा, वैल्यू रहेगी, उनके बारे में बताना होगा। तो उसको हम सिर्फ मॉडल्स के एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझा सकेंगे, राइट। बात करते हैं तीसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड मॉडल, यानी कि लाभांश की प्रासंगिकता और लाभांश प्रमेय को समझाइए। तो इसमें भी हमें क्या बताना होगा, उसके मॉडल्स को बताना होगा। बात करते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी में मोस्टली जो आप कह सकते हैं आपके जो मॉडल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो आपके 3 मॉडल्स हैं। तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला है वॉल्टर फार्मूला ऑफ या वॉल्टर फार्मूला और मॉडल, यानी कि वॉल्टर के फार्मूला या प्रमेय, ठीक है, इसे समझाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि गॉर्डन फार्मूला और मॉडल, यानी कि गॉर्डन का प्रोफेसर गॉर्डन ने जो फार्मूला दिया था, जो मॉडल दिया था, उसे समझाने के लिए। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों में से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बात करते हैं एक तीसरे मॉडल की, जो है मोदी गिलियानी एंड मिलन का इरेलेवेंस थ्योरी, यानी कि मोदी गिलियानी और मिलन का अप्रासंगिकता सिद्धांत, यानी कि जो मिलर थे मोदी गिलियानी थे, उन्होंने असंगतता का सिद्धांत भी दिया था अपने मॉडल के रूप में। तो ये 3 मॉडल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं वॉल्टर का फॉर्मूला, यानी कि वॉल्टर के जो मॉडल था, यानी कि प्रोफेसर वॉल्टर ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो देखिए प्रोफेसर वॉल्टर ने अपने फॉर्मूले में या हम कह सकते हैं प्रमेय में क्या बताया है। तो इसको जो देने वाले थे वो थे प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर। तो प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने इसे दिया था, राइट। तो बात करते हैं इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट की लाइन है वो क्या है। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी प्ले ऑन एक्टिव रोल इन इन्फ्लुएंसिंग शेयर प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए क्या कह रही है कि लाभांश नीति जो है वो अंशों के बाजार मूल्य तथा अंशधारियों के द्वारा किए गए जो पूंजी विनियोग के मूल्य को प्रभावित करती है, यानी कि जो शेयर प्राइस होंगे और जो फर्म का मूल्य रहेगा वो क्या होगा, प्रभावित होगा डिविडेंड पॉलिसी से। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि प्रोफेसर वॉल्टर ये कहते थे कि डिविडेंड पॉलिसी से हमारा जो शेयर का प्राइस रहता है, मार्केट का जो प्राइस है, और जो फर्म का मूल्य है वो दोनों इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये मेन लाइन है। बात करते हैं सेकंड लाइन का, क्या कह रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के से डिनोट हो रहा है, इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि जो आर होगा और के होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वॉल्टर फार्मूले के मॉडल में, ठीक है। उसके बाद में जो वॉल्टर थे उन्होंने एक डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन दी थी कि लाभांश नीति का चयन उद्यम के मूल्य को सदैव प्रभावित करता है, यानी कि जो इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी संस्था होगी या कोई भी कंपनी है, वो जब डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है तो वो उसके फर्म के मूल्य को हमेशा इफेक्टेड करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है वॉल्टर के मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। सेलेक्शन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑलवेज अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ द इंटरप्राइजेस, यानी कि जो उद्यम रहेंगे उनके मूल्य को हमेशा प्रभावित करेगी कौन, डिविडेंड पॉलिसी। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाता है कि वॉल्टर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्टेड होते हैं, यस एंड नो। तो यस होते हैं, डिविडेंड पॉलिसी से वैल्यू ऑफ द फर्म जो होगा, मूल्य होगा फर्म का, वो इफेक्टेड होगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं।
प्रोफेसर वॉल्टर हैज़ 3 कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो प्रोफेसर वॉल्टर थे उन्होंने संस्थाएं जो होती है संस्था होती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। उनको उनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उनके अकॉर्डिंग 3 इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट होंगे और उन्हीं पर ही हमारा हम कह सकते हैं जो वॉल्टर फार्मूला होता है वो डिपेंड करेगा। तो देखिए फर्स्ट उन्होंने बताया विकासशील संस्था यानी ग्रोइंग फर्म। ग्रोइंग फर्म का मतलब क्या हो गया, जो जिसको अभी डेवलप करना है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की, वो उसका फर्म का नाम क्या होगा, नॉर्मल फर्म यानी कि सामान्य संस्था। और तीसरा हो गया अविकासशील संस्था यानी डिक्लाइनिंग फर्म, यानी कि जो विकासशील नहीं है, जो क्या हो चुकी हैं, ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं उसके बारे में, राइट। तो देखिए उनका जो फॉर्मूला है या हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी संस्थाएं बताई हैं उन तीनों में एक डिफरेंट कह सकते हैं उन्होंने अपने शॉर्ट फार्मूले के रूप में इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए फर्स्ट जो होगी ग्रोइंग फर्म, उसमें क्या है, आर ग्रेटर देन के, यानी आर ज़्यादा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के से ज़्यादा है, तो आर ज़्यादा है यहाँ पे। जो नॉर्मल होगा फर्म उसमें आर इज इक्वल टू के, यानी आर बराबर है के, यानी कि आर का मीन्स क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों ही इक्वल है, राइट। बात करते हैं डिक्लाइनिंग फर्म का, तो इसमें के है यानी कि कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आर से ज़्यादा है। तो देखिए ग्रोइंग फर्म में आपका आर ज़्यादा था, राइट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर मीन्स क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आंतरिक प्रत्याय दर, किससे ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत से ज़्यादा आ रहा है आर, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल किस कंडीशन में होगी, जहाँ पे नॉर्मल फॉर्म रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे के कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ ज़्यादा रहेगी, यानी पूंजी की लागत कहाँ ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग फॉर्म में, तो यहाँ पे आर कम है जबकि के ज़्यादा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है ग्रोइंग फर्म। देखिए ग्रोइंग फर्म क्या कहना चाहता है, अ ग्रोइंग फर्म विथ अपॉर्चुनिटी शुड रिटेन मोर ऑफ इट्स रिटेनिंग, या हम कह सकते हैं रिटेन अर्निंग, बिकॉज इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज मच हायर देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्म को कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है बढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए फर्म यहाँ पे आउट रेशियो 0 रख रहा है और रिटेन अर्निंग क्या रख रहा है, 100%। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने पास में रिटर्न अर्निंग री इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा होगा वो रखेगी, और जो डिविडेंड अलॉटमेंट होगा वो 0 करेगी। क्योंकि इस फर्म जो ग्रोइंग फर्म होती है, ग्रोइंग फर्म का मतलब क्या हो गया, जिसका डेवलपमेंट अभी रनिंग चल रहा है, उसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, तो वो कंपनी वो संस्थाएं होगी इसमें, तो जिसका डेवलपमेंट चल रहा है तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने पास में रिटर्न अर्निंग क्या रखेगी, 100%, यानी अपने पास में सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा वो रिटर्न अर्निंग के रूप में प्रतिधारित अर्जन के रूप में रखेगी। और जबकि पे आउट रेशियो का मतलब क्या हो गया, पे आउट रेशियो मीन्स क्या हो गया, डिविडेंड, जो डिविडेंड होगा वो क्या करेगा, वो 0 रखेगी, यानी वो डिविडेंड ज़्यादा नहीं देगी। क्यों, क्योंकि अभी उसे री इन्वेस्टमेंट करना है। तो री इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, क्योंकि उसके पास हाई लेवल अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाई लेवल अपॉर्चुनिटी ये मतलब हो गया कि उसके पास विनियोग करने के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो अपने पास में जो अपना प्रॉफिट है वो अपने पास में रिजर्व के रूप में, अपने पास में प्रतिधारित अर्जन के रूप में अपने पास रखती हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड नहीं देती हैं, तभी उस फर्म का वैल्यू जो हो सकता है, फर्म का जो मूल्य है वो ज़्यादा होगा। सपोज दैट ग्रोइंग फर्म में अगर कंपनी है, इस प्रकार अगर कंपनी पे आउट रेशियो अगर ज़्यादा दे दे, यानी कि डिविडेंड ज़्यादा दे दे और रिटर्न अर्निंग आपकी कम कर दे, तो इससे जो इंस्टीट्यूट रहेगा, जो संस्था रहेगी, कौन सी संस्था, ग्रोइंग फर्म रहेगी, उसका मूल्य जो है उसमें कमी आने लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं जो शेयर का प्राइस है वो डाउन होने लगेगा। तो देखिए सिंपल है कि आपको बताना है कि 3 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि ग्रोइंग फर्म होती हैं जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होती है के से।
इसीलिए फर्म क्या करती है कि जो पे आउट रेशियो यानी डिविडेंड है वो 0 देती है, शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं देती है, और रिटर्न अर्निंग वो 100% रखती है, यानी कि अपने पास में वो प्रतिधारित अर्जन को रखती है। किस लिए? कि री इन्वेस्टमेंट कर पाए। और री इन्वेस्टमेंट क्यों कर पाएगी? क्योंकि हाई लेवल अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट की होती है उसके पास में, उसके पास बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं कि वो विनियोग करके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर पाए। तो ये डिस्कस था हमारा ग्रोइंग फर्म का। बात करते हैं नॉर्मल फर्म। सिंपल है, इसकी फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि जो नॉर्मल फर्म है उसका जो क्या है, K इजिकल टू R, यानी कि R जो है वो K के बराबर है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आंतरिक प्रत्याय दर पूंजी की लागत के बराबर है, इसलिए नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस। नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस का मतलब हो गया कि या तो आप चाहे तो आप डिविडेंड दें, चाहे आप रिटर्न अर्निंग के रूप में रखें, यानी कि आप डिविडेंड अलॉटमेंट करें, चाहे आप रिटर्न अर्निंग के रूप में रखें, इससे संस्था के मूल्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप चाहे डिविडेंड भी दे सकते हैं और रिटर्न अर्निंग भी दे सकते हैं, ये फर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ये एक काल्पनिक, एक इमेजनरी सिचुएशंस हैं। क्यों? क्योंकि आर और के कभी बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक क्या हो गई, ये एक ऐसी संस्था हो गई जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बराबर होती है, तो ये नॉर्मल संस्था है। लेकिन ये एक काल्पनिक स्टेप कह सकते हैं, काल्पनिक सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी जो आर है वो के, आर और जो के है वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी जो संस्था होती हैं, चाहे वो अपने डिविडेंड को अलॉटमेंट करें, चाहे वो रिटर्न अर्निंग के रूप में रखें, तो इससे जो इफेक्ट होगा वो उसकी प्राइस पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब ये जो सिचुएशंस होगी वो फर्म के ऊपर डिपेंड करेगी। बात करते हैं जो हमारा थर्ड कैटेगरी है वो है डिक्लाइनिंग फर्म, यानी अविकासशील संस्था। अविकासशील संस्था का मतलब है जो संस्था है वो जिसने बहुत अच्छी ग्रोइंग कर, मतलब अपनी पोजीशंस है वो रिसीव कर ली है, पोजीशन अपनी प्राप्त कर ली है, तो वहाँ पे देखिए क्या हो रही है सिचुएशन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो पे आउट रेशियो होगा वो 100% होगा, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वैसे ही आंतरिक प्रत्याय दर कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर को 100%, यानी कि शेयर होल्डर को डिविडेंड है वो 100% दिया जाएगा, और रिटर्न अर्निंग है वो 0, यानी कि रिटर्न अर्निंग है वो हम प्रतिधारित अर्जन है वो यहाँ पे 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे? क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि विनियोग करने के लिए कोई अवसर नहीं होगा। तो देखिए ये जो फर्स्ट थी ना ग्रोइंग फर्म, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये डिक्लाइन फर्म, यानी कि विकासशील संस्थाएं की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अविकासशील संस्थाओं के ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे पे आउट जो रेशियो था वो था 100 यहाँ पे डिक्लाइनिंग फर्म में, जबकि पे आउट रेशियो 0 है किसमें, ग्रोइंग फर्म में। यहाँ पे रिटर्न अर्निंग आपने देखा 100% है और यहाँ पे रिटर्न अर्निंग 0 है। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि हाई लेवल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, एक तो ये रीज़न हो गया, और यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, इसीलिए फर्म अपने पास रिटर्न अर्निंग ज़्यादा रखनी है, और यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर को खुश किया जाएगा, शेयर होल्डर को पूरा डिविडेंड 100% दिया जाएगा। यानी कि अगर सिंपल बात करें कि डिक्लाइनिंग फर्म का, तो जिन संस्थाओं की, जिन इंस्टीट्यूट की इंटरनल ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है वो क्या कहलाएगी, डिक्लाइनिंग फर्म कहलाएगी। और ऐसी संस्थाएं अपनी आय का जो टोटल, जो प्रॉफिट का टोटल पार्ट होता है वो शेयर होल्डर को किसके रूप में, डिविडेंड के रूप में देना स्टार्ट कर देते हैं, तो यही उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे जो पे आउट रेशियो रहता है वो क्या रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है, तब और हम क्या कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के द्वारा जो डिविडेंड है वो देने पर ही हम कह सकते हैं संस्था का जो प्राइस है वो ज़्यादा या मूल्य ज़्यादा होगा। तो ये थी जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्रोफेसर वॉल्टर ने अपनी संस्थाओं को, उसको बताया गया। तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आ सकता है कि ग्रोइंग फर्म को एक्सप्लेन करें या नॉर्मल फर्म या डिक्लाइनिंग फर्म को। ठीक है, और जब आपका वॉल्टर फॉर्मूले को जब एक्सप्लेन करना होता है तो हम लोगों ने जो की लाइन्स थी उनको, की लाइन्स को एक्सप्लेन करते हुए हम लोगों ने इसकी 3 कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया। तो अब बात करते हैं कि जो प्रोफेसर वॉल्टर थे उन्होंने क्या अपना फॉर्मूला दिया उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए
फॉर्मूले से पहले हम इसकी कुछ एजम्पशन है उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एजम्पशन क्या है, रिटेन अर्निंग कॉन्स्टिट्यूट एक्सक्लूसिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, द फर्म डज नॉट रिसोर्ट टू इक्विटी और डेप्ट फाइनेंसिंग। यानी कि देखिए यहाँ पे जो संस्था है या मान्यताएं, आप जानते हैं कि मान्यताएं अगर हम किसी थ्योरीज को या किसी भी सिद्धांत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें उसकी मान्यताएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक हम उसके एजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वॉल्टर का फॉर्मूला है वो क्या था। ठीक है, तो देखिए इसका जो है फर्स्ट इसकी मान्यता क्या कह रही है कि जो भी कंपनी होती है वो अपनी जो न्यू कैपिटल है उसको किससे प्राप्त करती है, रिटेन अर्निंग से। यानी रिटेन अर्निंग से वो अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट करती है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो भी शेयर्स होते हैं या डिबेंचर हैं उनसे वो नहीं करती हैं, अपने फिनेंस का या अपनी वित्त की या अपने कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं करती है। तो मेन क्या हो गया कि यहाँ पे जो कंपनी है वो अपनी नई पूंजी या न्यू कैपिटल का अरेंजमेंट किससे कर रही है, रिटेन अर्निंग से कर रही है। और जबकि डेप्ट और इक्विटी जो होगा उससे वो है अपने वित्तीय कह सकते हैं अरेंजमेंट या अपने फिनेंस का है वो रिसोर्सेज रूप में यूज़ नहीं करती हैं। राइट, बात करते हैं सेकंड एजम्पशन की। देखिए एजम्पशन को हमें बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना होगा। ठीक है, द फर्म्स आर एंड के आर कांस्टेंट, यानी कि फर्म का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर मीन्स क्या हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड के इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, यानी कि आंतरिक प्रत्याय दर तथा पूंजी की लागत दोनों ही स्थिर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड एजम्पशन की। द फर्म रिटेन इट्स इंटायर अर्निंग फॉर reinvestment immediately or distribute its entire अर्निंग अमंग शेयर होल्डर्स। सिंपल है कि कंपनी जो है अपने समस्त लाभों को या तो लाभांश के रूप में यानी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे देती है, या इमीडिएटली यानी तत्काल कंपनी इसे री इन्वेस्टमेंट कर देती है रिटेन अर्निंग को। तो देखिए रिटेन अर्निंग का मीन्स क्या हो गया, प्रतिधारित अर्जन को वो तत्काल विनियोजित कर देती है। विनियोजित का मतलब क्या हो गया कि वो उसे वापस कहीं ना कहीं पुनः विनियोजित कर देती है, यानी कि वापस कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देती है रिटेन अर्निंग को, प्रतिधारित अर्जन को। जबकि या फिर जो प्रॉफिट रहेगा उसको शेयर होल्डर के रूप में, शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, यानी परपेचुअल लाइफ का मतलब क्या हो गया कि जो फर्म है उसकी जो आयु है वो लंबी होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइफ या फिर असामान्य होती है। ठीक है, तो वो फर्म की जो लाइफ होगी वो परपेचुअल लाइफ यानी कि लंबी समय की होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एजम्पशन की। देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ अर्निंग पर शेयर, ई मीन्स क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर, एंड द डिविडेंड पर शेयर यानी कि डी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। यानी कि जो कंपनी हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक आय यानी कि जो रिटेन अर्निंग है, सॉरी रिटेन अर्निंग नहीं, अर्निंग पर शेयर यानी कि आप कह सकते हैं जो पर शेयर वैल्यू है वो, और डिविडेंड पर शेयर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 5 एजम्पशन थी। 5 एजम्पशन में पहला एजम्पशन क्या था कि कंपनी अपनी न्यू कैपिटल का अरेंजमेंट किससे कर रही है, रिटेन अर्निंग से कर रही है, वो समता तथा ऋण पत्र से अपने वित्त की व्यवस्था नहीं करती। सेकंड एजम्पशन थी आर और के दोनों ही स्थिर है। आर मीन्स क्या हो गया, आंतरिक प्रत्याय दर, के का मीन्स हो गया पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों ही स्थिर रहती है। थर्ड क्या कह रहा है कि या तो कंपनी अपना जो रिटर्न अर्निंग रहता है उसे पुनः विनियोजित यानी कि इमीडिएटली तत्काल क्या करती है, पुनः विनियोजित कर देती है, या फिर अपने जो प्रॉफिट रहता है उसका पूरा भाग क्या करती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देती है। और जो कंपनी रहती है उसकी लाइफ कैसी बताई है, परपेचुअल लाइफ यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म लाइफ बताई गई है। और ये बताया गया है कि जो अर्निंग पर शेयर यानी ई और डी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, उन्होंने अपना जो फॉर्मूला दिया था वो कैसे होगा, P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस टी एंड के ई। थोड़ा टफ लग रहा है आप लोगों को ये फॉर्मूला, लेकिन आपको ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, इसीलिए। देखिए P इज इक्वल टू डी, ठीक है, P मीन्स हो गया प्राइस ऑफ शेयर, D मीन्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, D मीन्स क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर,
ठीक है। आर मीन्स क्या हो गया आपका, आर मीन्स हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने अभी काफ़ी बार इसे देखा है। और के ई मीन्स क्या हो गया है आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। के ई मीन्स क्या हो गया, ई आ गया है। ओनली जब के होता है तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब ई लग जाता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ई मीन्स क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर, और डी मीन्स क्या हो गया, वही डिविडेंड पर शेयर। तो ये फॉर्मूला है, क्या बन गया, P इजिकल टू डी प्लस आर अपॉन के ई, ब्रैकेट आ जाएगा ई अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद रखना है। वॉल्टर के मॉडल्स को समझने के लिए, उसके फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, वो देखिए। अर्निंग पर शेयर, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, अर्निंग पर शेयर यानी कि ई कितना है 15। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आर कितना दे रखा है 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यानी के ई कितना दे रखा है 15%। तो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन थी, ई दे रखा था, आर और के ई दे रखा है। बाद में ये बता रहा है पर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज 100 पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे जो सामान्य अंश है उसका एट वैल्यू या एट पार वैल्यू यानी कि सम मूल्य पर दे रखा है 100 रुपये पर शेयर वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन की, पे आउट रेशियो कितना है 60%, 60% का पे आउट रेशियो दे रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में कि पे आउट रेशियो कितना दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूले को यहाँ हमने लिखा है कि P इजिकल टू डी, इट मीन्स डिविडेंड पर शेयर, प्लस आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ब्रैकेट लगेगा ई अर्निंग पर शेयर माइनस डी डिविडेंड पर शेयर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा। देखिए हमने ये क्वेश्चन में देखा आर गिवन है, के ई भी गिवन है आपका। आर कितना है 20% दे रखा है, के ई दे रखा है आपका 15%, ई दे रखा है 15, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले डी को। तो देखिए अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा है, अर्निंग पर शेयर हमारा कितना दे रखा है, तो क्या कैसे निकालेंगे, डी अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे पे आउट जो रेशियो दे रखा होगा, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई पे आउट रेशियो करेंगे तो इससे जो है वो हमारा डिविडेंड आ जाएगा पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, राइट। तो देखिए अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में कितना था 15 दे रखा था, राइट। और पे आउट रेशियो कितना है 16%। तो 60% हमने ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 9। ये 9 क्या है, डिविडेंड पर शेयर। तो सबसे पहले कैलकुलेशन जो होगी वो डिविडेंड पर शेयर की होगी। तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालना है, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई पे आउट रेशियो और आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। इस फॉर्मूले को अब हम अप्लाई करेंगे। देखिए डी कितना आ गया 9 आ गया, आर क्योंकि परसेंटेज में हमने लिखा 0.20, ठीक है। के ई हमने लिखा 0.15, राइट। ई दे रखा है अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में कितना दे रखा था 15, तो लिख दिया हमने माइनस डी डिविडेंड पर शेयर हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया था आंसर 9, राइट। बाद में इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर 9 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे 0.20 अपॉन 0.15 तो आ जाएगा 1.33 समथिंग, 15 माइनस 9 यानी 6, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1.333 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 9 प्लस 8 ये 9 आ गया डिविडेंड पर शेयर और 8 हमने ये कैलकुलेशन की 8 अपॉन करेंगे 0.15, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में था के ई और जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 113.33। तो ये आ जाएगी प्राइस आपकी, जो आपकी प्राइस थी पर शेयर की वो आ जाएगी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द शेयर कितनी आ गई है हमारे इस फॉर्मूले से 113.33, ठीक है। तो ये हमारी प्राइस आ गई। तो चलिए अभी हमने जो डिस्कस किया वो था आपका वॉल्टर का मॉडल और उस मॉडल को हमने विथ एक एग्जाम्पल से सॉल्व किया। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि प्रोफेसर वॉल्टर जो थे उन्होंने अपने मॉडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो कही थी कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करती है। तो ये उसका की लाइन था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।